नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आर स्क्वायर डीएनए क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में जानकारी और जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो पीडीएफ आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एमआईटी अमेरिका में जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आता है उसका है ये मटेरियल। तो हम कोशिश करेंगे सीखने की कि नया अपडेट क्या है हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ चीज़ बेसिक जो कि हमने पहले के वीडियो में बता भी रखे हैं कि बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि मोर देन एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कंसिस्ट करते हैं, उसी को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें आपका हेमोग्लोबिन आ जाता है। और यदि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो कोलेजिन में भी हमने पिछले भी क्लास में देखे थे कि कोलेजिन में भी ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जिन्होंने जो जीएनआर रामचंद्रन ने जो दिया था, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जिसको मद्रास मॉडल भी कहते हैं, और कोलेजिन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था। और इनका जो मैंने देखा, जो गोपाल कृष्णन नारायणन और रामाचंद्रन, ये गोपाल कृष्णन उनके गांव का नाम है, नारायण उनके पिताजी का नाम था, नारायण अय्यर, और इनका रामाचंद्रन था नाम। ये पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किए थे और इन्होंने वहाँ से आने के बाद सीवी रमन साहब के प्रेजेंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ज्वाइन किया था। और उसके बाद इन्होंने सीवी रमन से के ही पीढ़ी पे मद्रास में इनको एज ए प्रोफेसर 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपॉइंट हुए थे। और फिर वहाँ पे ये इन्होंने रिसर्च किया प्रोटीन स्ट्रक्चर का, सबसे पहले कोलेजिन का। और इसके लिए वहाँ पे एक लेदर इंस्टीट्यूट है ICAR का, चेन्नई में ही। तो वहाँ से क्या हुआ कि इनको ऑस्ट्रेलिया से इनके लिए पूँछ मंगाया गया कंगारू का, क्योंकि कंगारू के पूँछ में सबसे ज़्यादा कोलेजन होता है। और इसीलिए जो इनका जो रिसर्च जब आ गया ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, तो इसीलिए उस लेदर इंस्टीट्यूट में ट्रिपल हेलिक्स करके एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है। तो ये सब कुछ हिस्ट्री था कोलेजन से रिलेटेड। और कोलेजन के डिस्कवरी के बाद जस्ट एक वीक बाद ही वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था। इन्हीं के जो मॉडल का जो देख के उनको इंस्पिरेशन से उससे सीख के उसने अपना डीएनए का मॉडल दे दिया और उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो इन रामाचंद्रन जी को नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये कुछ उदास नहीं हुए। आगे चल के रामाचंद्रन प्लॉट का इन्होंने आविष्कार किया, फिर भी नोबेल प्राइज़ से वंचित रहे। चूँकि ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सोसाइटी है, वो लोग अपने आदमी को ही नोबेल प्राइज़ देता है, ज़्यादातर यही देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैन प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ रेगुलेशन एट द डिस्टेंस। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें रेगुलेशन जो होती है उसकी वो दो तरीके के होते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है और एक कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है। तो ये दोनों ही बिहेवियर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है। तो अभी जब हम पढ़ रहे हैं हेमोग्लोबिन, तो आगे हम इसके बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे कि इसका मेटाबॉलिक पाथवे, दैट मे बी द एंजाइम दैट कंट्रोल द फ्लक्स थ्रू द पाथवे, ये सब सारा। However, there are many other protein components, multiple polypeptide chain where chain act independently. ठीक है, बिग पिक्चर में मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन जो है ये दोनों डिफरेंट रोल प्ले करता है। और इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखो, जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, आपके नोस्ट्रिल से एयर जाता है आपके लंग्स में, तो एल्वेलाई पे जाके आपका एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर आपके ये लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर पूरे शरीर को, और जब ये मसल्स में पहुँचता है ये हेमोग्लोबिन RBC ब्लड लेके ऑक्सीजन लेके, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे हेमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन ले लेता है मसल्स टिश्यू में। और मसल्स टिश्यू में जाके जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रिस्पिरेशन के लिए, तो वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन कौन देता है? मायोग्लोबिन देता है। मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हेमोग्लोबिन से आता है। हेमोग्लोबिन को कहाँ से आता है? RBC में होता है हेमोग्लोबिन, और ये लेता है आपके लंग्स में। तो ये सारा प्रोसेस है सर्कुलेटरी सिस्टम का। और जब ये ऑक्सीजन ले लिया हेमोग्लोबिन से, तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेता है और ब्लड प्लाज्मा भी कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्डिंग बनाता है और ये बाहर आपके लंग्स में जाके छोड़ देता है। तो वही सब सारा प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस किया गया है इन पिक्चर में कि
फंक्शन जो होता है ऑक्सीजन को कैरियर का, चूँकि ऑक्सीजन जो होता है कैरियर जो है वो खुद डिजॉल्व होकर थोड़ी दूर ही जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, इसीलिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ये सब सारा कैरियर है, तो उसमें इस सभी का फंक्शन होता है। और यही चीज़ मैं बता रहा था आपको कि जो ऑक्सीजन हैज़ लिमिटेड सॉल्युबिलिटी, वो कितना होता है 0.1 मिली मोलर, एंड थस अ कैरियर इज रिक्वायर्ड फॉर रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द सफिशिएंट फॉर मेटाबॉलिज्म। ये बहुत कम सॉल्युबिलिटी, बहुत लिमिटेड है। और इसको देखो 0.1 मिली मोलर, 1 मोलर के 1000वां भाग का भी 10वां भाग, ठीक है। ऑक्सीजन रिड्यूस टू water in a respiratory chain in the mitochondria, and the energy released in is used to make the energy currency of a cell ATP, जो कि आपको एरोबिक रिस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल में आप लोग पढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है ये टेट्रामर होता है, कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स designated alpha and beta. These subunits are structurally homologous to each other and to myoglobin. हेमोग्लोबिन इज़ फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स, और ऑल्सो फंक्शन जो है ऑक्सीजन कैरियर का ये हमने देख ही लिया। इट्स ये सब सारा चीज़ हमने देख लिया है कि कहाँ पे क्या अब यहाँ पे मैंने जैसे बता रहा था कि ऑक्सीजन तो डिलीवर करता है आरबीसी, और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकालता है, तो ये भी प्रोसेस देख लो कि आरबीसी ऑल्सो रिट्रीव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, द इंड प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ये जो हमारा कोई भी खाना हम खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है उस सारे मेटाबॉलिज्म को हम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है हमारा खाना और लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको ऑक्सीजन का लंग्स के थ्रू बाहर फेंकता है। उसमें भी आरबीसी का रोल होता है। ये कैसे कि आरबीसी डिलीवर कार्बन डाइऑक्साइड एज पार्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और वाया हेमोग्लोबिन, ये दो तरीके से आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। एक तो बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, एक दूसरा हेमोग्लोबिन जो जुड़ता है। हेमोग्लोबिन में जो एक लाइसिन अमाइनो एसिड होता है इसके पॉलीपेप्टाइड में, वो बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या बना लेता है कार्बामेट, और जो प्लाज्मा से जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है बाइकार्बोनेट। ये दोनों मिलके दीज कार्बामेट्स आर एसिड लाइबल एंड डिकम्पोज टू कार्बन डाइऑक्साइड and non-modified hemoglobin. The oxygen binding properties of hemoglobin and myoglobin are distinct and dependent on the quaternary structure. ये दोनों का properties binding करने का भी different है. The distinctive bind properties hyperbolic and sigmoid are essential for the physiological function. ये इसके different binding properties भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कैसे यहाँ पे मसल्स में आपके ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से ले लेगा, ये इस क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक ज़्यादा खींचने की, ऑक्सीजन को पकड़ने की हेमोग्लोबिन से भी ज़्यादा क्षमता है इसके पास, क्या कहते हैं मायोग्लोबिन के पास। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। ये फिगर वही जो हमने आपको बता दिया था पहले ही। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन की, इसका दोनों ये टर्सरी स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन क्या है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये एडल्ट के टाइप केस में है, लेकिन एडल्ट में भी क्या है ना 4 टाइप को ऐसे एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बॉडी में। जब इम्ब्रोनिक स्टेज में रहता है तो उसको गोवर 1 कहते हैं, ऐसे फीटल स्टेज में रहता है तो हेमोग्लोबिन F कहते हैं। एडल्ट में 2 टाइप का रहता है, एक मेजर जिसको हेमोग्लोबिन A1 HbA1 कहते हैं, मेजर अमाउंट जिसका अल्फा 2 बीटा 2 होता है, और एक दूसरा माइनर में जो होता है अल्फा 2 डेल्टा 2 जिसको हेमोग्लोबिन A2 कहते हैं। और ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अल्फा 2 बीटा 2 इंटरेक्शन, अल्फा 1 बीटा 1 इंटरेक्शन, ये सब सारा। द मूवमेंट बिटवीन द सब यूनिट अकर प्रीडोमिनेंटली थ्रू द सेकेंड सेट ऑफ सब यूनिट इंटरफेस। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एक आप जाएंगे यदि इंटरनेट पे RCSB टाइप करेंगे, RCSB PDB, और वहाँ पे यदि इसका ID भर देंगे, एक PDB ID होती है हर प्रोटीन की, तो ये जो PDB ID है ये आपका मायोग्लोबिन है और ये आपका हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन में देख लो 1 2 3 4 प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर, जिसको आप ये बोलते हैं ना
प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो होता है, जिसमें हीम ग्रुप भी कर लो तो ये 4 होता है हेमोग्लोबिन में और 1 होता है मायोग्लोबिन में। इसमें ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ये 1 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। इसमें कोऑपरेटिव भी है, एक जैसे बाइंड किया तो दूसरे चांस जो ऑक्सीजन का रहता है दूसरे हेम से बाइंड करने के लिए वो बढ़ जाता है। ठीक, इसमें इस टाइप का एक्टिविटी नहीं देखा गया कोऑपरेटिव, क्योंकि इसमें और दूसरा साइट है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये पीडीबी आईडी है, ये मायोग्लोबिन की है और ये हेमोग्लोबिन की है। ये आईडी जैसे आरसीएसबी पे जाओगे, ये आईडी पुट करोगे कि ये स्ट्रक्चर खुल के आ जाएगा। और इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए, ये जो जिन्होंने स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था, इन लोगों का भी पेपर भी है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जा जाके पेपर भी पढ़ सकते हो। मायोग्लोबिन में जो यही हम रिंग कर रहे थे, प्रोटोपोरफायरिन 9 ये हीम ग्रुप है और ये हीम ग्रुप दोनों में ही प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन में भी हेमोग्लोबिन में भी। और ये एक तरह से जो हीम ग्रुप है यहाँ पे एक तरह से एक केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वही है। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल 4 तो प्लेन में पैरेलल रिंग रहता है, एक ऊपर नीचे, बाकी एक करता है ऑक्सीजन से बाइंड, एक नीचे करता है आपका हिस्टेडीन से बाइंड, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। और इसका अब F2 स्टेट में रहता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिवेंट ऑक्सीडेशन F2 to F3 मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम ये F2 स्टेट में रहता है, लेकिन कभी कभी F3 में भी होता है। और यही मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ये बहुत बड़ी डिस्कशन का टॉपिक है कि भाई F3 स्टेट बाइंड करता है कि F2 स्टेट बाइंड करता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये देखो आपका हेमोग्लोबिन या हीम ग्रुप है, ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग है। और ये आयरन मॉलिक्यूल है, आयरन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड किया और नीचे हिस्टेडीन से बाइंड किया। ये हिस्टेडीन आगे एक पॉलीपेप्टाइड से जुड़ा रहता है, बिल्कुल वही सेम स्टार। ये आपका यदि हम देखें, ये आपका हो गया मोलिकुलर डॉकिंग से स्ट्रक्चर आप आसानी से, या फिर RCSB पे जाके ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्रिस्टलाइज वाली। और ये स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला हो गया एक तरह से मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये आयरन का देख रहे हो, यहाँ पे दिखा रखा है F2 स्टेट। और ये पैरोल रिंग है आपका 1 2 3 4। और ये पैरोल रिंग आपस में मीथीन ग्रुप से जुड़ा रहता है। और इस पैरोल प्रोटोपोरफायरिन में और क्या क्या होता है, पैरोल से एक मिथाइल ग्रुप, एक विनाइल ग्रुप और एक प्रोपोनिक एसिड, ये डबल रहता है। 2 मिथाइल ग्रुप, 2 विनाइल ग्रुप और 2 प्रोपोनिक एसिड और 4 मिथाइल ग्रुप है। ये आपका प्रोटोपोरफायरिन रिंग 9 का स्ट्रक्चर है। अब ये आपका डिसोसिएशन कर्व है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग टू मायोग्लोबिन कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली एंड रिजल्ट ऑफ ए टाइपिकल एक्सपेरिमेंट आर शोन इन द ग्राफ बिलो। द रेक्टेंगुलर hyperbola describe the oxygen binding to myoglobin. The behavior of myoglobin is distinct from the described for hemoglobin, blue और green color। ये आप देख सकते हैं, ये जो मायोग्लोबिन का कर्व है और ये हेमोग्लोबिन का कर्व है। मायोग्लोबिन देख लो, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है, ये परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन बहुत जल्दी ही सैचुरेशन कर जाता है 50%। तो इसका एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा अमाउंट भी ऑक्सीजन यदि इसको मिल जाए, ये 50% सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, और वही दूसरी तरफ देखें तो हेमोग्लोबिन को टाइम लगता है 50% सैचुरेशन के लिए, ज़्यादा अमाउंट चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। तो इसीलिए हिल्स कोफिशिएंट जो होता है डिफरेंट होता है। मायोग्लोबिन के केस में 1 होता है, हेमोग्लोबिन के 2.8 होता है। और उसी चीज़ को ये फिगर में ये नीचे डिस्क्राइब भी किया है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन इन होल ब्लड एंड देयर डिफरेंसेस। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज हाइपरबोलिक, इट्स P50 द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हेन Py मतलब जहाँ पे 50% सैचुरेशन हो जाता है वहाँ पे इज 2.8 टॉड है, वेयर 1 टॉड इक्वल टू 1 mmHg at 0 डिग्री सेल्सियस, 780 टॉड इक्वल टू 1 atm। ये सब कुछ कैलकुलेशन है। हेमोग्लोबिन एग्जिबिटेड सिग्मोइडल बेंडिंग कर्व एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड टू 100 टॉड, मतलब ये ज़्यादा अमाउंट। यहाँ पे देखो 2.8 था, वहाँ पे यहीं पे आप देख लो 100 टॉड है, कितना डिफरेंस है।
मायोग्लोबिन बाइंड टू ऑक्सीजन इज डिस्क्राइब बाय द स्टैंडर्ड बाइंडिंग एनालिसिस। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो मायोग्लोबिन बना दिया, उसका डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया और उसी को लॉग लगा के। फिर हेमोग्लोबिन की बात करें, हेमोग्लोबिन आर 4 सब यूनिट आर डिफरेंट एंड द डिफरेंस इन द एबिलिटी टू बाइंड ऑक्सीजन रिलेटिव टू मायोग्लोबिन इज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन बिटवीन द सब यूनिट। अब हिस्टोरिकल डिग्रेशन जो है, जो हेमो जैसे हमने मायोग्लोबिन के बारे में बताया था, वैसे ही हेमोग्लोबिन का है। मैक्स पिरूच जो है उन्होंने 1937 में हेमोग्लोबिन का स्टडी किया था और फर्स्ट प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन इन्होंने कर दिया था 1949 में। इट वाज नियरली 15 ईयर लेटर व्हेन द एक्सरे स्ट्रक्चर वाज सॉल्व्ड इन 1962 एंड इज रिक्वायर्ड Purge to invent the method of isomorphic replacement to solve the phase problem. Hemoglobin was first in many categories and rich history of fascinating. सबसे पहला यही प्रोटीन बना था हेमोग्लोबिन जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आया था। इसमें सिंगल म्यूटेशन भी बहुत सारे फील्ड में इसका पहला स्थान है हिस्ट्री में। जैसे वर्नम इनग्राम करके एक MIT बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट टाइम द सिंगल म्यूटेशन इन अमाइनो एसिड E2B इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक सिकल सेल एनीमिया। इसी में इन्होंने स्टडी किया था। E2B मतलब ग्लूटामेट से जो वैलिन में हो जाता है म्यूटेशन, जिससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। फिर इट वाज लिनियस पोलिंग अगेन हु प्रपोज द थ्योरी फर्स्ट। हेमोग्लोबिन वाज द फर्स्ट सिस्टम एंड स्टिल टुडे इज द बेस्ट स्टडी सिस्टम इन विच कोऑपरेटिविटी ऑफ लिगेंड बाइंडिंग वाज एस्टेब्लिश्ड। लिगेंड बाइंडिंग मतलब एक बाइंड करेगा दूसरे को कैसे इफेक्ट पहुंचता है दूसरे बाइंडिंग साइट को, उसका स्टडी इन्होंने लिनस पोलिंग ने किया था। तो ये कई सारे फील्ड में हेमोग्लोबिन का स्टडी किया जाता है। फिर बाइंडिंग ऑफ वन लिगेंड इफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एडिशनल लिगेंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोऑपरेटिविटी ऑफ बाइंडिंग ए नंबर ऑफ थ्योरीज। इसके लिए कई सारी थ्योरीज है कोऑपरेटिव थ्योरी जो है, जैसे कि मोनार्ड का, वाइमैन का, चैंगवेक्स का, कॉसलैंड कवर द मोर बिलो, और ये सब और भी है, नीचे हम उसके बारे में बताएंगे। एंड द phenomenological described were put forth and explain the experimental observation. These theory describe a major mechanism of regulatory control of key rate limiting enzyme in metabolic pathways. We will focus on two issues. ये जो दो इशू है कि द बेसिस ऑफ सिग्मोइड ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व ऑफ हेमोग्लोबिन, द मैकेनिज्म ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ बाय pH या है कहें या H+ कंसंट्रेशन या BPG कैसे रेगुलेट होता है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हेमोग्लोबिन का। कोऑपरेटिविटी इन ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन डिस्प्ले इन ग्राफ अबव वन कैन ऑब्जर्व दैट द लंग्स वेयर द PO partial pressure ये 100 torr the hemoglobin is direct greater than 90% सेचुरेटेड। जब पार्शियल प्रेशर आपका 100 torr हो जाता है तब जाके हेमोग्लोबिन मोर देन 90% सेचुरेटेड हो जाता है। ये यदि आप ग्राफ में देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा 80%, यहाँ पे 90%, 90 torr के आसपास मोर देन 90% ये जो है सेचुरेशन हो गया। जबकि ये यहाँ पे जो देखेंगे सेचुरेशन का लेवल इसमें यही चीज़ इसमें यहीं आ गया है सेचुरेशन का, लगभग में 20 से 30 torr पे ही इसका 90% सेचुरेशन है मायोग्लोबिन में, जबकि हेमोग्लोबिन में आपका यही 90 पे के आसपास में आके सेचुरेशन है। ठीक है। In the tissue, however, where the partial pressure of oxygen is 20-30 torr, the hemoglobin bind ऑक्सीजन एट 50% सेचुरेशन, जबकि यहीं पे मायोग्लोबिन लगभग में 90% कर लेता है। अंडर द सेम कंडीशन ग्राफ ऑल्सो शो ऑक्सीजन टाइटली बॉन्ड टू मायोग्लोबिन, द मायोग्लोबिन एबल टू बाइंड टू ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द मायोग्लोबिन एबल टू बाइंड ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द हेमोग्लोबिन जो रिलीज करता है। और कुछ टर्मिनोलॉजी हम देख लें इससे रिलेटेड, न्यू वोकेबलरी जो यूज होते हैं।
एलोस्टेरी क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू ए स्पेसिफिक साइट इफेक्ट बाइंडिंग ऑफ द सेम लिगेंड या ए डिफरेंट लिगेंड टू एंड एडिशनल साइट, उसको हम एलोस्टेरी कहते हैं। एक जगह बाइंड हुआ, दूसरे जगह जो बाइंडिंग साइट है उस पर क्या इफेक्ट होगा उस लिगेंड का, उसको हम एलोस्टेरी कहते हैं। होमोट्रोपिक बोलते हैं बोथ लिगेंड आर सेम इन केस ऑफ हेमोग्लोबिन द लिगेंड इज ऑक्सीजन। एक होता है हेट्रोट्रोपिक क्या होता है? द लिगेंड आर नॉट द सेम, ऑक्सीजन बाइंड एंड द एलोस्टेरिक इफेक्टर कैन बी H प्लस Cl माइनस कार्बन डाइऑक्साइड BPG। ये सब सारा आपका दूसरा लिगेंड है। द लिगेंड आर नोट सेम, जहाँ पे दो डिफरेंट लिगेंड, ऑक्सीजन के साथ साथ यदि H प्लस भी है या क्लोराइड है या कार्बन डाइऑक्साइड या BPG है, तो ये इस टाइप का यदि इस मॉडल है तो उसको हम हेट्रोट्रोपिक कहते हैं लिगेंड को। ठीक है। There are number of models that describe cooperative behavior. In the case of hemoglobin, at issue is how the binding of oxygen of one subunit can increase the binding of oxygen to additional subunit. The distance between the hems in the subunit are 35 and 27 एंगस्ट्रॉम। अब है कि बाकी मॉडल सब जो है, मॉडल क्या कहता है, जो मोनार्ड, चेंगवेक्स, वाइमैन मॉडल एंड खोसलैंड नीमेटी फिल्मोरे मॉडल टू एक्सप्लेन द कोऑपरेटिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है। व्हाइल दिस मॉडल आर मैथमेटिकली डिस्टिंक्ट बोथ intuitively describe the cooperative behavior and in most cases it is experimentally difficult to distinguish between them। ये देखो अब कुछ लिखा भी इनका। मोनार्ड मॉडल डिस्क्राइब इन फिगर दिस T is tight and taut state by conversion the weakly bond to oxygen, while R is the relaxed state that tightly bind oxygen। ठीक है, ये दो स्टेज है। R से आपका रिलैक्स स्टेट और T से टाइट। रिलैक्स और टाइट का देख लो, यहाँ S इज सबस्ट्रेट है। ये दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनका, पर वही है कि जब एक बाइंड करता है तो दूसरा कैपेसिटी बढ़ जाता है दूसरे पोजीशन पे बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन की। तो ये R स्टेट है, ये हेमोग्लोबिन का स्टैंडर्ड है, ये T स्टेट है। जब R स्टेट रहता है तो आप रिलैक्स स्टेट में ऑक्सीजन जल्दी ज़्यादा बाइंड कर रहा है, हाइपरबोलिक के लगभग में आ गया आपका कर्व। और जब टाइट रहता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला गया, मतलब बहुत कम चांस रहता है ऑक्सीजन को बाइंड करने का। तो परसेंट ऑफ सैचुरेशन जब रिलैक्स रहता है तभी, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा मॉडल है खोसलैंड नीमेटी फिल्मोरे कैनेफ सीक्वेंशियल मॉडल। ये इसमें ये है, सेम ही चीज़ है दोनों, बस तरीका डिफरेंट है तरीके से दिखाने का। ठीक है, assumption the Khoslund model, the binding affinity to one influence the binding affinity to nucleic acid। ठीक है, the model able to account the negative or binding of one decrease the affinity to the second side that is in number of enzymatic reaction। ये दो टाइप का मॉडल को मिला के ज़्यादातर, मतलब एक तो ये होता है एक जगह बाइंड किया तो दूसरे को इंक्रीज कर देता है बाइंडिंग एफिनिटी, पर कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि एक जगह बाइंड किया तो दूसरे के भी एफिनिटी को डिक्रीज कराता है, ज़्यादातर एंजाइमेटिक रिएक्शन में देखा गया है। तो नाइदर model in its pure form account for the experimentally observed behavior of the hemoglobin, a combined model is required। ठीक है, दोनों को कंबाइंड मॉडल आप यदि आएगा तो उसका ज़रूरत है, अभी तक आया नहीं है। कोई और आगे रिसर्च करना चाहें इस फील्ड में तो कर सकते हैं, अपना PhD टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इसका रिलैक्स और ये कैसा मॉडल है, कैसे बाइंडिंग, कब ऑक्सीजन बाइंड करता है, किस स्टेज में। काफ़ी लंबा और बढ़िया सब्जेक्ट है। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये MIT वाले बोल रहे हैं कि उनके पास 100 ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड स्टेट। इनके पास 100 से ज़्यादा हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इंटरकन्वर्सन R and T state is understood based on the structure and decades of study. The conformation change is triggered by the binding of oxygen to one hem of hemoglobin. Blue is deoxyhemoglobin and red is oxyhemoglobin. In the deoxyhemoglobin, F2 is too large to fit into the opening in the porphyrin ring. Upon binding of oxygen to Fe2, the size is reduced and F2 find a hole and dragging into the hist। यही बोले कि जब बाइंडिंग कर लेता है, यही स्ट्रक्चर है कि ये ऑक्सीजनेटेड स्टेट है, ये डीऑक्सीजनेटेड स्टेट है। जब इसमें ऑक्सीजन आ जाता है तो ये
अच्छे से फिट बैठ जाता है उसमें स्ट्रक्चर इसका हेमोग्लोबिन का। रेगुलेशन जो होता है, रेगुलेशन में आपका यहाँ पे पीएच को लेकर, यदि H+ ज़्यादा है, H+ ज़्यादा तभी होगा जब पीएच कम होगा। पीएच मान को एक एसिडिक पीएच पे, एसिडिक पीएच हो या 2,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो, ये दोनों का अमाउंट यदि बीपीजी बढ़ गया या पीएच लो हो गया, ये डिसोसिएशन कर्व को रिड्यूस करता है। यदि आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो समझ लो वो आपके डिसोसिएशन कर्व को रिड्यूस कर रहा है, एफिनिटी कम हो रही है आपके हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के प्रति। तो ये एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया कि जैसे जैसे पीएच बढ़ाया, ये शिफ्ट जो है देखिए राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। ये पीएच 7.2 पे था इतना, ये 7.4 पे इतना, और ये 7.6 पे इतना। तो जैसे जैसे पीएच कम हुआ, पीएच कम था किसका, इसका, तो ये देखो जहाँ पे पीएच कम है वहाँ पे H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा, एसिडिक ज़्यादा हुआ। तो ये जहाँ पे ज़्यादा एसिडिक है उधर आपका जो ये जो शिफ्ट हो गया, ये वाला कर्व रेड हो गया, ठीक है। रेड जो एसिडिक है ये एल्कलाइन हो गया इसके कंपेरिजन में। तो एसिडिक में शिफ्ट राइट होता है, इसे डिसोसिएशन कर्व जो होता है और रिड्यूस कर जाता है। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, एक तरह से रेगुलेशन का रोल प्ले करता है। ऐसी प्रकार से यदि बीपीजी बढ़ जाए तो बीपीजी भी आपको शिफ्ट राइट करा देता है। और एक चीज़ की बात जो बताई जाती है कि टू थिंक अबाउट द बेसिस ऑफ द पीएच इफेक्ट यू नीड टू रिकॉल photosystem 1 and the carbon dioxide and bicarbonate equilibrium. You also need to know that deoxyhemoglobin is a stronger base than oxyhemoglobin. Finally, in RBCs there is an enzyme carbonic anhydrase which catalyze the hydration of carbon dioxide by water. ये कार्बनिक अनहाइड्रेज जिंक के प्रेजेंस में एक्टिव रहता है। ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन होता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल के कार्बोनिक एसिड बना लेता है। यही कार्बोनिक एसिड आगे जाके बाइकार्बोनेट बनता है। यूजिंग दिस इक्वेशन you can think about how maximize unloading of oxygen in the tissue and unloading of carbon dioxide in the lungs. ठीक है, ये अनलोडिंग जो ऑक्सीजन का लोडिंग और अनलोडिंग जो होता है इसी पे निर्भर करता है ये जो रिएक्शन होता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बाइंड करेगा तो कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट में, ये बाइकार्बोनेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये आगे बताएंगे इस विषय में। यहाँ पे देखो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब हाइड्रोजन से बाइंड करता है तो डीऑक्सी हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, इन मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड और द कार्बन डाइऑक्साइड देन डिफ्यूज टू द कैपिलरी एंड आरबीसी एंड इक्विलिब्रिएट टू H+ and HCO3. Some of the side chain hemoglobin act as the buffer. The hydrogen bind to the deoxy hemoglobin and then shift to equilibrium, evaporate. So नेट रिलीज क्या होता है, द राइट रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, द डीऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम बैक टू द लंग्स वेयर इट पिक अप द ऑक्सीजन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट जनरेशन ऑफ H+. द प्रोटॉन देन रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट टू जनरेट। जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करने जाता है हेमोग्लोबिन तो उस समय क्या करते हैं, H+ जनरेट करता है। द प्रोटॉन देन रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपको बाहर निकल जाता है लंग्स से। इन एडिशन हाइड्रोजन ट्रांसेंड रीडिंग द पीएच कैन रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलाइलेटेड हेमोग्लोबिन टू रिलीज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो आपका H+ जो कार्बोक्सी मतलब दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। एक तो हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है, कार्बोमेट होता है, और एक बाइकार्बोनेट होता है। इस दोनों से बाइकार्बोनेट से भी या और कार्बोमेट से भी जब हाइड्रोजन बाइंड करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग से बाहर निकल जाता है। ये कुछ डिजीज है जो सिकल सेल एनीमिया से अमेरिका में बताते हैं कि जो मोर देन 70,000 लोग सिकल सेल एनीमिया से, ऐसे ही भारत में भी बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। इस पे सिकल सेल एनीमिया पे हम अगले वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद आप लोगों को।